बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एक इजलास की सदारत की है और इस इजलास में तमाम NDMA समेत तमाम सूबाई जो महकमे हैं, रेस्क्यू इदारे, उनको हाई अलर्ट पर रहने की हदायत कर दी गई है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। इस वक्त की इतलात ये हैं कि मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 24 घंटों में 8 मौत हो चुकी हैं और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म ने हदायत की है कि किसी भी किस्म की जो एमरजेंसी वाली सूरत हाल है उससे निपटने के लिए तमाम इदारों को स्टैंड बाई रहना चाहिए, बल्कि हाई अलर्ट के ऊपर रहना चाहिए। और ख़बर ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ये कहते हैं कि तुर्की और चीन हमारे दोस्त ममालिक हैं, लेकिन जंग पाकिस्तान ने ख़ुद लड़ी थी। इससे पहले ये वाली बात जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, उन्होंने यही बात बड़े दो टोक अल्फाज में सिंगापुर में भी कही थी एक कॉन्फ्रेंस में, जहां पर भारतीय आर्मी चीफ ने या फ़ौज के सरबराह ने तस्लीम किया था कि उनके तैयारे गिरे हैं, लेकिन उन्होंने तैयारे गिरने के बाद जो सबक सीखा वो असल चीज़ है। नुकसान तो जंगों में होते रहते हैं। इसके अलावा भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था, पहले उसमें ये भारत मुसलसल इनकारी था कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई तैयारे नहीं गिरे, और फिर फ़ौज के अंदर से दबाव उनको सामने आना शुरू हुआ। महज LOC के ऊपर रिपोर्टेडली तकरीबन 250 उनके जो भारतीय फ़ौजी हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के हाथों मारे गए थे जंग के दौरान। और अब 100 अफराद को या 100 फ़ौजी अफसरान को, जिनमें पायलट्स भी शामिल हैं, उनको फ़ौजी एजाज़ात देने का फ़ैसला किया है ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में। तो एक तरह से पहले ये इससे इनकारी रहे कि उनका कोई नुकसान हुआ है, उनके तैयारे नहीं गिरे। अब वो अपनी फ़ौज के अंदरूनी प्रेशर की वजह से यानी इस जंग को भी एक तरह से ऑन करना उन्होंने शुरू किया है कि अपने फ़ौजी अफसरान को और जो फ़ौजी अपने उनके चले गए थे, जान से मारे गए थे, उनको एजाज़ात दे के बेसिकली वो ऑन करना चाह रहे हैं। ये फ़ौज का एक दबाव है। तो ये पॉलिसी जो है ये क्या भारत को आलमी सतह के ऊपर उसका चेहरा मज़ीद बेनकाब नहीं करेगी, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा थोड़ी देर पहले जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। वहाँ से जो वार कोर्स के जो शुरका थे, जो फारिग तहसील हुए हैं, उन अफसरों से उन्होंने ख़िताब किया और इस ख़िताब में उन्होंने कहा कि दो तरफ़ा फ़ौजी तसादम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। और भी बड़ी तफसील है उनके इस खिताब में कि उन्होंने मुस्तकबिल में किस तरह चीज़ों से और चैलेंजेस से निपटने के लिए जो रहनुमा एक असूल दिए हैं फ़ौजी अफसरान को, वो बड़े अहम है। जिसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रोफेशनलिज्म में इजाफ़ा होना चाहिए और साथ में जो फ़ौजी और सिविल इदारे हैं इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है, कोऑर्डिनेशन है, वो एक तरह से एक हम आहंगी होनी चाहिए। बड़ी डिटेल गुफ्तगू है उनकी, इन सब मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने सरकारी हॉस्पिटल्स में मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये बड़ा अच्छा इकदाम है, क्योंकि लोग शिकायत करते हैं कि मरीज़ खड़े होते हैं और जो हस्पताल का अमला है वो अपने मोबाइल के ऊपर बैठ के जो है वो सोशल मीडिया या इस तरह के व्हाट्सएप वगैरह वो उस पर मसरूफ़ होते हैं। यानी जो मरीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं होती, अपनी ड्यूटी के ऊपर तवज्जो नहीं होती, बल्कि वो इन खराफात में नज़र आते हैं, उलझे हुए या मसरूफ़ नज़र आते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये एक अगेन मैं ये कहूँगा कि जो गवर्नेंस है उस सिलसिले में उनका ये एक बड़ा शानदार स्टेप है, फ़ैसला है। तो इन सारे मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सईद चोइस साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। खालिद क़य्यूम साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और अहमद बुड़ैस साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। चोइस साहब, ये बारिशों, एक तो पता है ना आपको कि जो सवात में जो वाक़या हुआ था, तो आज जो मालाकंड डिवीज़न के कमिश्नर हैं उनकी एक इंक्वायरी कमेटी के सामने जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, उसमें उन्होंने बताया है कि जी अब हम कोशिश कर रहे हैं जो इसहाक खान इंस्टीट्यूट है उसके साथ मिलके कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो वाला नाफिज या वो तनसीबात उनकी कर दें। लेकिन इस ये भी उन्होंने तस्लीम किया कि ख्वास खेला में जो है वो पानी जो है उसकी मिकदार अचानक 6000 क्यूसिक से 77,000 क्यूसिक तक बढ़ गई थी, बल्कि इससे भी थोड़ी ज़्यादा। तो एक यानी इस्तात का मामला है, कमिटमेंट का मामला है
یا پھر کوئی اور معاملہ ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ قدرتی آفات کے ساتھ چلیں بہت بڑے لیول کے اوپر تو آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، لیکن جو پریکاشنری میئرز ہوتے ہیں وہ تو لیے جا سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ شاہ جی اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ سرکاری نااہلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے خیبر پختونخوا میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اس میں کافی حد تک سرکاری نااہلی جو ہے وہ نظر آتی ہے. وہ سوات والے ایشو پہ وہ 1122 جہاں وہ جو ہے وہاں پہ وہ ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچی، لیکن وہ ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں. ہاں تو اس کے لیے وہ جو ضروری آلات تھے، ضروری اشیاء تھیں، وہ لے کے نہیں گئے. نہیں وہ لوگ ہی نہیں تھے، وہ بولے ٹھیک ہے نا، وہ تو تھے وہ جو کسی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا جناب ایسے کر کے پمپ کر کے میڈیکل فیسلٹی والے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جو قدرتی آفات ہیں اس میں جو ایک خاص حد تک سرکار جتنی بڑی طاقت ہو ایک خاص حد تک نمٹا جا سکتا ہے. اب دیکھیں امریکہ میں ٹیکسس میں جو سیلاب آیا ہے، یہ جو وارننگ کی بات کی جا رہی ہے، وارننگ والی، وہاں جو دریائے لانو ہے وہاں سر 120 سیکنڈ یعنی پانی کا بہاؤ جو ہے اس کی تیزی کا اندازہ کریں آپ کہ 120 سیکنڈ میں رپورٹ دیکھ رہا تھا ابھی، بلکہ ویڈیو بھی اس کی تھی، 120 سیکنڈ میں کناروں تک پانی آیا اور سیلاب کی شکل اختیار کر گیا. فلڈ طغیانی جس کو کہتے ہیں، وہ یعنی کہ 2 منٹ میں 2 منٹ میں یہ سارا معاملہ ہو گیا. اور جو سونامی آتے ہیں، سمندروں میں جو طوفان آتے ہیں، نہیں وہ تو الرٹ جاری کر دیے جاتے ہیں. آج دیکھیں وزیر اعظم نے الرٹ جاری کیا، الرٹ جاری کیے جاتے ہیں. اور اس کے اگلا پہلو جو ہے وہ جو وہاں کے عوام ہیں، جو لوگ ہیں، انہوں نے تعاون کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. اب اگر یہ الرٹ حکومت نے جاری کر دی، ہمارے تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جناب زبردستی جا کے دریائے راوی کے اندر فرض کرنے تک یعنی کا الرٹ جاری ہو گیا، جناب پانی پیچھے سے آ رہا ہے اور اتنی دیر میں لاہور تک پہنچ جائے گا، تو وہاں جو اندر انہوں نے عارضی بستیاں بسائی ہوئی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کو عارضی بستیاں اس طرف بسانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور دوسرا پھر ان کو زبردستی وہاں سے نکالنا پڑتا ہے، باقاعدہ ایک فورس جو ہے وہ جاتی ہے. اور دوسرا جو ہماری حکومت ہے، پنجاب کی حکومت جو ہے یا وفاقی حکومت ہے، وزیر اعظم جس طرح اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں، تو وہ تو یہی کر سکتے ہیں نا، اگر دریاؤں کے بند ہیں، پشتے ہیں، ان کو مضبوط رکھا جائے. دوسرا کام جو ہے یعنی کہ جو پانی آتا ہے ہر سال بارشوں سے، کبھی کم کبھی زیادہ، تو اس سے نمٹنے کے لیے جو بند اور پشتے ہیں دریاؤں کے، ان کی جو حالت ہے اس کو بہتر رکھا جائے. اور دوسری طرف عوام کی جو ذمہ داری ہے کہ جو ہدایات جاری ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے، اب جو کراچی والا سانحہ ہوا ہے آپ کے علم ہے کہ وہ مخدوش عمارت تھی، متروک قرار دی جا چکی تھی، نوٹس دیوار پہ لکھا ہوا تھا، بس کام لیکن اٹھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. یہ تو پھر دیکھیں اسٹیٹ نے کرنا ہوتا ہے نا. نہیں اسٹیٹ اب زبردستی جو کرتی ہے تو پھر مظاہرے بھی شروع ہوتے ہیں، احتجاج بھی شروع ہوتے ہیں. دینے پڑتے ہیں نا، بندوبست متبادل کرنا پڑتا ہے. متبادل بندوبست تو کرنا پڑتا ہے، یہ بات آپ کی 101% ٹھیک ہے. بلکہ وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ یہ کچھ جو بیان انہوں نے دیا ہے وہ بھی آپ ہی والی بات ہے کہ جناب جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں ہوتا نا، کہ وہ ریاست نے یہ کرنا ہوتا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا ہوتا. لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ عوام کو بھی تعاون کرنا چاہیے. اب جو عارضی بستیوں کی میں نے بات کی ہے، ان کو تو کوئی متبادل جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی، انہوں نے کہیں اور جا کے خیمے لگا لینے ہوتے ہیں. چلیں اویئرنیس بڑے لیول کے اوپر یہ بھی دینا جو ہے یہ، اور ہاں الرٹ جاری کرنے کا تو مطلب ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی تیاری بھی پوری کر لیں. اب خالد قیوم صاحب، وزیر اعظم صاحب کی جو سربراہی میں اجلاس تھا اس میں یہ بتایا گیا کہ دریائے سندھ اور دیگر جو اس سے ملحقہ دریا ہیں اور ان سے ملحق جو علاقے ہیں وہاں پر زیادہ خطرہ ہے. جو کوہ سلیمان ہے وہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں اور وہ بالکل چٹیل پہاڑ ہیں، بالکل جہاں پہ نہ کوئی درخت ہے نہ کچھ اور پانی بڑی سپیڈ سے آتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو 2-4 سال بلکہ اسی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں اچانک سے جو آیا تھا سیلاب بڑے لیول پر بارشوں والا، وہاں پہ بہت تباہی اتری تھی. تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اویئرنیس ہو یا پھر تھوڑی سی کچھ اور بھی اس سے بڑھ کے کچھ ایکٹ کرنا پڑے گا سرکار کو؟ دیکھیے پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پر سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا جو حوالہ دیا آپ نے، اسی طرح ماضی میں جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں 2022 میں جو بدترین سیلاب آیا تھا اس سے
बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ हुई और 1700 से ज़ायद हलाकतें हुई, लाखों एकड़ अराजी पर फसलें जो हैं वो तबाह हो गई। और इस तरह इस हवाले से जो शऊर देने की बात है, जो आगाही देने की बात है, वो आपने जिस तरह फरमाया, इसी हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज जो इजलास हुआ है, मुमकिना आज जो भी सैलाब से तबाहकारियाँ हैं उनको रोकने के लिए आज जो हदायत इस इजलास में जारी की गई हैं, सूबों को भी जारी की गई हैं, जो है वो NDMA को भी जारी की गई हैं और PDMA और दूसरे सूबाई सतह पर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अदारे हैं उनको भी जारी की गई हैं। और इस तरह तमाम जो रेलिवेंट जो महकमा जात हैं उनसे कहा गया है कि वो इस हवाले से मुमकिना जो सैलाब की सूरत हाल है उससे निपटने के लिए बर वक्त तैयारियाँ जो हैं वो कर लें। बदकिस्मती से इसी तरह का वाक़या जो KP के अंदर आया, वहाँ पर जो है वो कोई तैयारियाँ जो हैं वो नहीं की गई थी, जिससे जो हलाकतें हुई हैं उस पर जो है वो आपके सामने है। वो एक खुली नहली है, खुली गफलत है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जो है इस वाक़े ने मुकम्मल तौर पर जो है वो एक्सपोज कर दिया है। और कल को जब ये KP हुकूमत जो है आइन और कानून के तहत जो है वहाँ पर कोई तब्दीली आती है, तो मैं समझता हूँ कि जो अदम इत्माद की कोई तहरीक अगर आती है तो उस पर जो बहस होगी अवाम के अंदर, उसमें ये नहली और कोताही जो है ये यकीनन वहाँ पर ज़ेरे बहस आएगी। और इसी हवाले से पंजाब के अंदर देखिए कि पंजाब हुकूमत ने और PDMA जो पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से बाकायदा तमाम जो महकमा जात हैं उनको जो मुमकिना सैलाब है, फ्लड है, उस हवाले से हदायत जो है जारी की गई हैं। क्योंकि पंजाब के अंदर जो दरिया हैं, ख़ास तौर पर दरिया चनाब, दरिया रावी, दरिया झेलम, वहाँ पर जो है वो सैलाब के हवाले से जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ दरिया चनाब में ख़ास तौर पर सैलाब के हवाले से भी अलर्ट जारी किया गया है। और दरिया चनाब से मुल्हिका जो नदी नाले हैं, जिनमें नाला डैग है, नाला ऐक है, नाला पलखू है, नाला बिम्बर है, नाला बई है, इस तरह के जो नाले हैं मौसमियाती नाले जो हैं, वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। और इन नालों में जो तगयानी आती है उससे भी जो है वो बड़े पैमाने पर सैलाब आता है। जो आपने फरमाया डेरा गाजी खां के अंदर, वहाँ पर भी जो है इस तरह बारिशों से सैलाब के खदशात के हवाले से जो है अलर्ट जारी किया गया है। और इससे भी बढ़कर एक और जो शहरी इलाके हैं, लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट जो है, इन शहरों के अंदर अर्बन फ्लडिंग जो है उसका जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया। और इसका मकसद ये है कि तमाम जो शहरी अदारे हैं, महकमा बल्दियात हो, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो, LDA हो, वासा हो, दूसरे तमाम जो इरीगेशन डिपार्टमेंट, महकमा ज़राअत, तमाम जो अदारे हैं, अब वो इस किस्म की सूरत हाल के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। और इस हवाले से मैं समझता हूँ जो सही चौरी साहब बात कर रहे थे कि दरियाओं के अंदर जो आबादियाँ बन चुकी हैं उनकी रोकथाम के लिए भी जो है वो इक़दामात होने चाहिए। और ऐसी आबादियाँ जो हैं उनको जो है वो रोकना चाहिए। अहमद वड़ैच साहब, एक मामले ये तो है कि हमारे जिस तरह बात भी हुई कि माहौलियात की वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो बड़ा इफेक्ट होता है। और मेरा ख्याल है 2023 में 22 में जो सैलाब आया था वो बारिशों वाला सैलाब था और उसने सिंध का तो बहुत बुरा हाल किया था। अब हमें दो चीज़ें, एक तो मौसमियाती तब्दीली वाला ख़तरा जिसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, दूसरा ख़तरा ये है कि भारत के अब उसने चूँकि एक तरफ़ा तौर पे सिंध ताश माहिदा मुअत्तल किया हुआ है तो वो हमें वार्निंग नहीं देगा, पानी ज़्यादा अगर आया तो वो छोड़ देगा। तो हमारे तो दरियाओं के जो पैड्स हैं, जो गुज़रगाहें हैं, वहाँ पे जिस तरह चौधरी साहब भी कह रहे हैं, दोनों चौधरी साहिबान ने वाली बात कही कि वहाँ पे तो आबादियाँ बनी हुई हैं।
ایون آپ یہ راوی کے اوپر جائیں تو راوی کا جو ٹول پلازا کے ساتھ والا کنارہ ہے موٹر وے کے اوپر، وہاں پہ ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی، سٹی پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. تو کوئی ایکشن جو ہے آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے بڑا ایک جامع سوال کیا اور اس کے اوپر بات بھی کر دی پینل نے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو الارمنگ سچویشن ابھی دی گئی ہے ہمیں NDMA کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، اور آپ نے 2022 کا ذکر کیا، اس میں پاکستان نے پرائم منسٹر نے پوری دنیا کو بھی جا کر کہا اور یہاں بھی بیٹھ کر انہوں نے یہ بات کہی کہ 1% سے کم حصہ ہے اس موسمیاتی تبدیلی کے اوپر پاکستان کا. جی ٹھیک ہے. اس میں پھر اس وقت کے اور آج بھی وہ جنرل سیکرٹری ہیں جو UNO کے انطونیو گوترس، وہ بھی پاکستان تشریف لائے تھے اور اس کا ایک باقاعدہ فنڈ بھی کام کیا گیا. اس میں پاکستان کو کتنا حصہ مل رہا ہے اس چیز میں وہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سال جو کہا گیا ہے کہ معمول سے ہٹ کر بارشیں ہونی ہے، 25% زائد بارشوں کا کہا گیا ہے. صحیح. اور خاص طور پر لاہور میں، گجرانوالہ میں، ناروال میں اور سیالکوٹ میں 40 سے 60% بارشوں کو کہا گیا ہے کہ یہ زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں، معمول سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس طرح مطلب دریاؤں کے ساتھ ساتھ جو وادیاں بنی ہوئی ہیں، ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو بننے دینا ہی نہیں چاہیے کہ وہ کس کیپیسٹی پہ یا کس قانون کے تحت وہ دریاؤں کے پاس آ کر بن جاتی ہیں، اور وہ انسانی کتنا بڑا رسک ہے اندر بنی ہوئی. اندر بنی ہوئی ہیں. اور جیسے سر اس دن بھی ہم نے بات کی یہاں بیٹھ کر کہ وہ دریائے سوات کے اوپر آپ دیکھیں وہاں پہ ڈھابے بن گئے ہیں دریا کے اندر جا کر، کنٹین اور ڈھابے وہاں کے اوپر بن گئے، اور جتنی انکروچمنٹ ہے وہ ساری غیر قانونی بنی ہوئی ہے. اور بلکہ انہوں نے خیبر نے یہ فیصلہ کیا، ان کے CM نے کابینہ میں بیٹھ کر اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو گرایا جائے. اس کا مطلب کہ وہ غیر قانونی بنے ہوئے ہیں. تو وہ کس میپ میں کس نقشے کے تحت بنتے ہیں یہ بھی ذرا حکومتوں کو پہلے دیکھنا چاہیے. اور جو میڈم CM پنجاب ہیں انہوں نے آج یہ بات کہی ہے کہ دریاؤں کے آس پاس جتنی آبادی ہیں ان کو وہاں سے یہ ہونا چاہیے کہ ان کا انخلاء ممکن ہونا چاہیے اگر یہ صورتحال بنتی ہے. اور یہ 10 جولائی تک کا کہا گیا ہے. NDMA نے 10 جولائی تک کہا ہے کہ یہ شدید بارشیں، طوفانی بارشیں ہیں، یہ ہو سکتی ہیں. CM نے بھی آج یہ کہہ دیا کہ سارے ادارے جو ہیں وہ الرٹ پر رہیں، اور وہاں پر خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو مطلب لائف جیکٹس ہیں وہ وہاں پر موجود ہونی چاہیے، ادویات وہاں پر موجود ہونی چاہیے، اور خاص طور پر کشتیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کشتیاں جو ہیں وہ جو نشیبی علاقے ہیں، جو نچلے علاقے ہیں وہاں پر ہونی چاہیے. اور سر اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس میں کیا سپورٹ کر سکتے ہیں یا ان کے اوپر کیا احتیاطی تدابیر ان کو اختیار کرنی چاہیے. یعنی کہ 3 سے ویسے 5 دن کا NDMA نے بھی یہ بات کی کہ 3 سے 5 دن لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں. یہ بڑے اہم دن ہیں. اور جو ادویات ہیں، جو راشن ہے، جو پانی ہے، وہ اپنے آپ گھروں میں لے کر لوگ بیٹھ جائیں اور تھوڑا سا انتظار کر لیں. بجلی والی چیزوں سے دور رہنا چاہیے. 3 سے 5 دن کب سے کب تک؟ یہ 10 جولائی تک کا ہے. 10 جولائی تک. ٹھیک ہے. یہ 10 یعنی کہ 10 تک تو 3 دن بن جائیں گے. آپ سمجھ لیں کہ وہ اگر وہ بعد میں کہتے ہیں لیکن 3 سے 5 دن کا کہا ہے. صحیح. ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ 10 جولائی تک بارشیں زیادہ متوقع ہیں، سیلابی بارشیں، اور یہ 3 سے 5 دن لوگ اپنے گھروں میں ٹھہریں زیادہ. ٹھیک. بجلی والی جو چیزیں ہیں سر اس کے قریب یعنی کہ باہر آپ کر جا کر تو جو وائر ہے یا مطلب کھمبے ہیں ان کے قریب تو بالکل نہیں جانا چاہیے. اور گھر کے اندر بھی اس کے اثرات آتے ہیں. ایک یہ بھی رپورٹ ہے کہ جیسے آپ مطلب بڑی موٹر مشینیں لگی ہوئی ہیں گھروں کے اندر یا بڑی فریج لگی، ان کے قریب بچوں کو نہیں جانے دینا چاہیے. اس کا بھی یہ مطلب افیکٹ ہو سکتا ہے. بڑے لیول کے اوپر احتیاط کی ضرورت ہے. بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور سب لوگ جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ دیں. اور یہ ایک ایپ دی ہے NDMA نے کہ آپ اس سے رابطہ رکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر پورا ایک چارٹ دیا ہے احتیاطی تدابیر کا، وہ لوگ پڑھیں، اس کو فالو کریں. اور جو کچے مکانات ہیں ان سے تھوڑا سا دور رہیں، نشیبی علاقوں کی طرف نہیں جائیں. اور سب سے اہم سر آج یعنی کہ 1-2 مہینے کے لیے لوگوں کو چاہیے، جب سے یہ اب آگے تھوڑا سا سون شروع ہونا ہے، ساون جو مہینہ اس میں سیر و تفریح میں نہیں جانا چاہیے. پہاڑی جو راستے ہیں پہاڑی علاقوں میں تو بالکل نہیں جانا چاہیے، اس میں نہیں جانا چاہیے. اچھا جی اگلی ہمارے وزیر اعظم ہے نا میاں شہباز شریف جی، وہ اس معاملے میں قدرتی آفات کے حوالے سے خاص طور پہ سیلاب کی جو بات کی جا رہی ہے اس حوالے سے بڑے ٹچی ہیں. جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت ایک طویل عرصے تک یعنی کہ 1974 کے بعد یہاں کوئی اتنی سیلابی صورتحال اس طرح کی مخدوش صورتحال نہیں ہوئی تھی جیسے اس دور میں ہوئی تھی. وہ تو بڑی تباہی مچا دی تھی نا اس سیلاب نے. تو اس کے بعد یہاں ایک نہیں میں 2010 میں تو آیا نا، پھر انہوں نے پھر یہ جو پنجاب میں ایک سیلابی نہریں ہوتی تھی، بڑی بڑی نہریں ہوتی تھی سیلاب کے دنوں میں، ان کو پانی ان میں ظاہر ہے وہ ڈیم اور جو ہمارے ہیڈ ورکس ہیں وہ پانی ایک خاص حد تک سنبھال سکتے ہیں نا. پھر وہ نہریں ہوتی تھی وہ کیونکہ ایک طویل عرصہ تک صورتحال جو ہے وہ جوں کی توں رہی تھی، وہ نہریں جو ہیں وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ہمواری ہو گئی تھی. تو انہوں نے وزیر اعظم جب وزیر اعلیٰ تھے میاں شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے یہ ایک دفعہ پھر وہ جو نہریں تھیں نا وہ ان کو صفائی کروائی تھی، بلکہ نئے سرے سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو تعمیر کیا گیا تھا. اس سے بھی جو سیلاب کا معاملہ ہے
बड़ा फर्क पड़ा उससे भी। अच्छा जी, जो अगली स्टोरी है, बल्कि अगली दो स्टोरियां वो जुड़ी हुई हैं एक ही वाक़े से, और वो वाक़या है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग। और अब उस जंग के जो शिकस्त तो पूरी दुनिया को नज़र आ गई कि किसको हुई। अब उस शिकस्त के बाद पहले यानी वो अपने एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, अगर आपको याद हो कि उनके जो एयर चीफ थे, फिर जो सदर्न कमांड के थे जंग के दिनों में फिर उनको चेंज भी किया गया। फिर ये जो इंडोनेशिया है, यहाँ पे शिव कुमार इनके जो मिलिट्री अटैशी हैं, उन्होंने अपनी सिविल गवर्नमेंट के ऊपर मलबा डाल दिया और वहाँ पर एक नया जो है फसाद शुरू हो गया। अब पिछले दिनों 2 दिन पहले मेरा ख्याल है कि जो उनके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने भी अपनी एक राहुल सिंह ने उन्होंने एक गुफ्तगू की और उन्होंने पाकिस्तान की कामयाबी, अपनी शिकस्त तो मानी, लेकिन 2 उन्होंने बातें की। एक तो उन्होंने कही कि जी के उनके DGMOs हमें बता रहे थे कि आप कहाँ तैयारी करें हमला करने की, तो बाज आ जाएं इससे। और फिर जो है वो क्या कहते हैं, एक ये भी वाक़या हुआ कि उन्होंने कहा कि जी ये तुर्की और चीन भी खड़े थे पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ यानी कि हमें एक मुल्क के साथ नहीं 3 मुल्कों के साथ जंग लड़ना पड़ी। तो इस पे साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब पहले ही बोल चुके हैं। अच्छा, खुद हाल ये है कि उनके पास फ्रांस के तैयारे S-400 और इसी तरह कुछ उनके मिग, तो उनके पास मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ और मुख्तलिफ चीज़ें यानी दफाई एतबार से या अग्रेशन के एतबार से अब कंपेटिबिलिटी जो है उसका वो एक फुकदान हो, तो हमारा क्या कसूर है इसमें। तो ख़ुद वो 3-3, 4-4 ममालिक की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि जी कि वो चीन वारफेयर था उसका सारा का सारा। तो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने भी आज यही मिलती जुलती बात की कि ये एक्सपर्टी समान था, एक्सपर्टी जो थी वो हमारी थी और हम ही लड़े हैं। और यानी जाहिर है कि ये स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं, इन पर ज़्यादा खुल के बात तो नहीं हो सकती। इसी तरह जो आर्मी चीफ हैं आज उन्होंने भी यही बात की कि बेसिकली ये एक नाकाम कोशिश कर रहा है, एक सियासी, ये अपनी खिफ़त मिटाने के लिए, और फिर ऊपर से संदूर वाले ऑपरेशन में जो लोग इनके मारे गए हैं उनको देने की कोशिश। ये इंडिया कर क्या रहा है, अचीव क्या करेगा? ये देखें, ये उन्होंने कोशिश की, जो सियासी हुकूमत है उनकी, जो मोदी सरकार है, वो तो तस्लीम ही नहीं ना कर रही कि ना हमें शिकस्त हुई है। अब आलमी मीडिया ने और आलमी जो माहिरीन हैं, बल्कि वो जो फर्में, कंपनियां जिन्होंने ये सामान प्रोवाइड किया था, उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं और फ्रांस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कहते हैं जनाब हमें ये हमारे साथ तावन नहीं कर रहे भारत वाले जो हैं। वो एक राफेल जो है वो तो कहते हैं पक्का पक्का गिरा हुआ है। तो अब ये खुद तस्लीम करें, जैसा आपने इंट्रो में बताया कि 3 राफेल जो तैयारे ना सिर्फ गिरे हैं बल्कि उनके जो पायलट हैं वो भी मारे गए हैं। 4 टोटल पायलट जो हैं जो मारे गए हैं जंग में पाकिस्तान के हाथों, तो उनको वो अपना कोई फौजी एजाज देने वाले हैं। और 100 के करीब आप वो कह रहे हैं कि जनाब टोटल मजमूई तौर पे, और 5 जो है ऑपरेटर जो S-400 को ऑपरेट करने वाले थे जो मारे गए हैं, उनको वो ये जो को अपना फौजी एजाज जो है वो देंगे। तो अब ये सिर्फ जो वहाँ की फ़ौज है वो मलबा डाल रही है हुकूमत के ऊपर, यानी वो हजीमत जो है जो उनको उठाना पड़ी है, या आपने अभी खिफ्त का लफ्ज़ बोला कि वो खिफ्त जो है मिटाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं वो फौजी जो है जनाब। वो तो उन्होंने ये कहना हम तो बड़ा लड़े हैं जनाब, वो जनाब देखें हमारी सप्लाई जो है, जो हमारे ठेके होते हैं, जो माहदे होते हैं, वो बर वक्त जनाब पूरे नहीं होते, ये सारी चीज़ें, और जो चेन ऑफ सप्लाई है वो जनाब पूरी नहीं, इस तरह की चीज़ें। और फ़ज़ाइया की जो बातें उन्होंने की हैं, उनके एयर चीफ ने जो की थी, अब जो राहुल सिंह हैं उन्होंने जो बातें की हैं जनाब, ये हमारी 3 मुल्कों के साथ जंग थी, चीन जनाब वो इनकी मदद कर रहा था। वो चीन के साथ अगर हमारा हम उनसे दफाई साजो सामान ख़रीदते हैं, वो कहते हैं ये पिछले 5 साल में जो 81% है ये पाकिस्तान ने चीन से ख़रीदा है। और जो तुर्किया हमारा बरादर मुल्क है, उसके साथ हमारा ड्रोन्स का जो माहदा है, जो ड्रोन्स उन्होंने प्रोवाइड किए हमें, और वो जो ड्रोन्स प्रोवाइड किए तो उसकी टेक्नोलॉजी समेत प्रोवाइड किए हैं, महारत समेत। ये नहीं कि जनाब एक उन्होंने उठा के दे दिया जनाब इसको खुद ही चलाते फिरें, उसकी ट्रेनिंग भी होती है, जो तैयारे होते हैं, जो साजो सामान होता है। बल्कि इन्हीं के एक दफाई तजिया नगार ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान और चीन के साथ
जंग का मुझे चॉइस हो मेरे पास, तो मैं चीन के साथ लड़ना पसंद करूंगा। परवीन सानी। हाँ जी, वो कहते हैं पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान ने जो चीनी असला है उसको इस अंदाज में इस्तेमाल किया है कि ये खुद शायद चीन भी उस इस्तेमाल तरह ना कर सके उस और तरह जो हमारे फील्ड मार्शल है उन्होंने जो खिताब किया है, उनकी जो बात है बड़ी ज़बरदस्त बात है। उनके जनाब ये बयानात और फैंसी असले के साथ, फैंसी आलात के साथ जंगें नहीं जीती जाती, उसके लिए यकीन चाहिए, अज़म चाहिए हाँ और शुजात चाहिए, महारत, पेशे वराना महारत चाहिए। और ये उनके अपने खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमने ना पाकिस्तान की जो महारत है, पेशे वराना महारत, राहुल सिंह ने जो कहा है उसका हमें अंदाज़ा नहीं था, हमें वो कहने के अंदाजे की गलती हमसे हुई है। सही। तो इस सूरत हाल में हमारे वज़ीर दफ़ा भी कह रहे हैं, जो एमओ है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो मैं पढ़ रहा था एक तुर्किया के सहाफ़ी की रिपोर्ट इसी हवाले से जो इन्होंने राहुल सिंह ने बयान दिया, तो वो ये कह रहे थे यार जो काराबाख में पाकिस्तान, उन्होंने कहा ना पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है ये इसमें शक की कोई नहीं है। जो कह रहे थे ना वो लम्हा रिपोर्ट जो है ऊपर से आ रही थी, वो कहते पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी तेज़ है, वो कहते काराबाख में जो उन्होंने किया, अब वो हमारे वज़ीर आज़म वहाँ गए हुए थे ना कुछ दिन पहले, तो वो और फिर जो वो तो कुछ और भी बात कर रहे थे कि जनाब ईरान इसराइल जंग में जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी शायद बरादर पाकिस्तान से गई है, ये इनको पहले ही पता था इसराइल की वो जो हरकत थी। अच्छा, तो वो ये इसमें शक ही कोई नहीं है पूरी दुनिया को कि जो पाकिस्तान ने खुद अपनी स्ट्रेटजी के तहत, हिकमत अमली के तहत ये जंग जो है पाकिस्तान ने अच्छा जी, ये खालिद क़य्यूम साहब जो आर्मी चीफ ने बात की है, उन्होंने कहा कि जी कि पहली बात तो ये कि वो खालिस्तान जो है वो अपनी फ़ौजी नाकामी की वजह से उसको शिकस्त हुई, वो जो हमारे यहाँ अहदाफ उसने चूज़ किए हुए थे वो उनको निशाना नहीं बना सका उस तरह से। और वो कहते हैं कि भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है ये अब दोनों मुल्कों को लपेटना है इसमें, तो भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फ़र्ज़ी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है, और वो भी ऐसे वक्त में जब खित्ते के ममालिक भारत की जहाराना और हिंदुत्व नज़रिए से तंग है। इसका मतलब ये है कि वो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के मैं कल्ला ये थसान है, इसका मतलब यही है ना। तो वो अब इसके बाद मज़ीद वो दो मुल्कों के साथ जो उनको लपेट रहा है इसमें, तो ये उनके लोगों को समझ नहीं आती कि इसका नुकसान ही होगा। वैसे हमें क्या होता तो देखिए फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया है कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था वो अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम हुआ। और फिर आपने ये भी देखा कि जिस तरह रिपोर्ट अब सामने आई है कि अब जो है वो भारत की तरफ से जो वहाँ पर जो उनके पायलट और जो त्यारे उनके मार गिराए गए, उनको पहले तो वो उनकी तरफ से छुपाया जाता रहा, इनकार किया जाता रहा, फिर आलमी मीडिया ने इसका जो है वो इस हवाले से इसका इतराफ़ किया पाकिस्तान की कामयाबी का। तो उसके बाद फिर आगे चलकर आपने देखा जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं इंडियन जो है उनकी तरफ से भी इतराफ़ जो है वो सामने आ गया। फिर उनके डिफेंस अताशी का भी इंडोनेशिया के अंदर जो है वो इतराफ़ जो है सामने आ गया। तो अब शायद जिस तरह देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो अक़वाम हैं, जो ममालिक हैं, वो अपने उनके जो शुहदा होते हैं या उनके जो जंगों में ज़ख्मी होते हैं, जुरत और बहादरी का मुज़ाहरा करते हैं, अपनी जानें देते हैं, उनको अज़ाज़ात उनको दिए जाते हैं। लेकिन भारतीय हुकूमत ने जो वहाँ पर जो उनकी हलाकतें हुई, वहाँ पर इस जंग के दौरान उनके जो हलाक होने वाले थे उनके वरसा पर भी दबाव डाला कि वो कहीं सोशल मीडिया को भी जो है इस हवाले से इस्तेमाल नहीं करेंगे और सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर जो है वो भी शेयर नहीं करेंगे। पहले वो छपाते रहे और अब जब अज़ाज़ात भारतीय अवाम के दबाव पर जो है अज़ाज़ात देने का फ़ैसला किया गया है, तो उसमें देखिए कि अब वो एक्सपोज हो रहे हैं और वो 4 जो पायलट हैं जो हलाक हुए हैं उनको भी जो है वो आज़ाद दिए जा रहे हैं। और इस तरह मैं समझता हूँ कि अब भी दुनिया भर में बैनुल अक़वामी सतह पर भी उनकी नाकामी जो है, भारत की जो नाकामी है वो
हर मौका पर हर लम्हे जो है वो नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जो ब्रिक्स का इजलास हुआ है उसमें भी खास तौर क्वाड्स के पर इजलास में हाँ देखिए कि पाकिस्तान का नाम शामिल कराने की कोशिशें नाकाम रही हैं। शंघाई ताउन तंजीम और में शंघाई ताउन तंजीम में भी आपने देखा कि भारत की तरफ से पूरा जोर लगाया गया, लेकिन वो पहलगाम का जो वाक़या था उसकी जो है वो मजम्मत को शामिल कराने में नाकाम रहे, जबकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर जो भारतीय दहशतगर्दी है, भारत की सरपरस्ती में जो दहशतगर्दी है उसकी जो है वो मजम्मत की गई। और इसी तरह देखिए कि ये जो ब्रिक्स का इजलास है इसमें पहली बार 2012 के बाद चीनी सदर जो हैं वो शरीक नहीं हो रहे, प्यूटन जो हैं रूसी सदर वो शरीक नहीं हुए। और इस तरह जो है भारत को बैन अल-अक़वामी सतह पर भी जो नाकामियां हैं उनका सामना है। इससे पहले देखिए कि कैसे जो वहाँ पर पाकिस्तान का नाम थोड़ा जो रह गया। ग्रेल- मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप इस पे देना चाहते हैं अपना इनपुट वो भी दे दें, और जो मरियम बीबी ने पाबंदी लगाई है उस पर भी बात कर दें। देखिए इसमें मोबाइल इस हवाले से तो ये है कि जिस जाफशानी से हमने काम किया है और जिस तरह तुर्की और चीन की बात की जा रही है, मैं कहता हूँ कि कहते हैं जंग लड़ना पड़ती है अपने जोरे बाजू पर। तो जंगों में ऐसे मोर्चे नहीं होते किसी के कहने के ऊपर, ये खुद अपनी टांगों पर ऊपर खड़े होकर लड़ना पड़ता है। हम 9 अरब डॉलर हैं, वो 81 अरब डॉलर रखकर बजट 900 गुना ज़्यादा रखकर हमने उनको जो है वो चने चबुआए अल्लाह के फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी रह गई बात जो सीएम पंजाब ने जो कहा है, ये बड़ा अच्छा फैसला है। इससे अच्छा फैसला क्या हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो शिकायत है बुनियादी तौर पर जो लोगों का हक है हॉस्पिटल में जाकर, सबसे ज़्यादा क्या होता है उनको ज़रा यानी कि उनको कंसल्टेट किया जाए, उनको पूरी तवज्जो दी जाए। जो मरीज़ होता है या उसके लवाकिन होते हैं वो सिर्फ आपकी तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं सबसे पहले सर। सही। तो ये जब लोग जाते हैं तो ये शिकायत बड़ी आम थी। तो इसके हल के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर पाबंदी लगाएं ताकि जो पूरी तो जो है वो मरीज को मिले। तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी, वक्त ज़रा कम था तो बातें उस तरह से खुल के नहीं हो सकी। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।